साइंस 2 का पेपर यही से आएगा। आएगा नहीं, पिछले साल भी आया था। तो आज मेरा बर्थडे है और इस बर्थडे के ओकेजन पे मैं आप सभी के लिए ये वीडियो इतनी जल्दी जुलाई मंथ में बना रहा हूँ। ये वीडियो मैं वैसे जनवरी या फिर दिसंबर महीने में बनाता हूँ। तो सुन लो, पिछले साल भी हमने ये वीडियो बनाया था और आप 2025 का पेपर देख लो, इस वीडियो के बाहर का कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो इस साल भी मैंने पूरी मेहनत करके ये क्वेश्चन निकाले हैं। तो इस वीडियो में दो चीजें हैं। पहले तो आपको सारे पीवाईक्यूज में दिखा दूंगा, तो आपको भी पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद बुक में का हर एक क्वेश्चन बता दूंगा कि कहां से क्वेश्चन आएगा। दूसरी चीज, एक है आपके लिए सरप्राइज, दैट इज गिव अवे। गिव अवे मतलब काफी सारी बच्चे इस चीज का वेट करते हैं, चैनल पे होना चाहिए। तो मैं आपको कुछ फ्री में देना चाहता हूं। और वो चीज क्या होगी पता है क्या? तो आईएमपी क्वेश्चन बुक मेड बाय प्रवीण सर। तो मैं खुद एक आईएमपी क्वेश्चन की बुक बनाऊंगा। एक नहीं, वैसे वो 4 बुक होगी, मैथ्स 1 की, मैथ्स 2 की, साइंस 1 की, साइंस 2 की, जिसमें सारे आईएमपी क्वेश्चन उसके आंसर दोनों साथ में होंगे। वो बुक लॉन्च होगी दिसंबर महीने में। तो वो बुक आपको फ्री में मिल सकती है। एक दो बच्चों को नहीं, पूरे 10 बच्चों को फ्री में मिल सकती है। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में क्या करना है, अपना नाम लिखना है। जैसे मेरा नाम है प्रवीण रंधड़े, उसके नीचे आस्क एनी साइंस क्वेश्चन। तो आपके 10 साइंस में से कोई भी एक क्वेश्चन पूछना है कि विच इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेना है। बस क्वेश्चन का आंसर 1 वर्ड में होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेना है। हम ऐसे कुछ भी 10 रैंडम स्टूडेंट को पिक करेंगे जिनका क्वेश्चन हमें अच्छा लगेगा कि वाह क्या बढ़िया क्वेश्चन पूछा है इसने। तो ऐसे क्वेश्चन 10 स्टूडेंट पिक करेंगे और उनको ये बुक्स फ्री में देंगे। एक बुक नहीं है, 4 बुक है। हुआ तो एसएसटी की 2 बुक्स भी उसमें ऐड हो जाएगी, तो 6 बुक आपको फ्री में मिल जाएगी। तो कमेंट करना तो बनता है। तो शुरू करें चैप्टर। बढ़िया, तो पहले कमेंट कर दो। अब मैं बताता हूँ कि इस वीडियो को देखना कैसे है। इस वीडियो को आपका कैसे देखना है, तो पहले चैप्टर का सारे आईएमपी क्वेश्चन देख लेने, उसके बाद ही चैप्टर पढ़ना शुरू करना है। बट उसके पहले दूसरा चैप्टर नहीं देखना है। दूसरा चैप्टर, वो पहला चैप्टर खत्म करना है, उसके बाद दूसरे चैप्टर के आईएमपी क्वेश्चन देखने हैं, फिर दूसरा चैप्टर पढ़ना है, फिर तीसरे चैप्टर के आईएमपी क्वेश्चन देखने हैं, फिर तीसरा चैप्टर पढ़ना है। ऐसे करके खत्म करोगे तो साइंस पूरा का पूरा इस एक वीडियो से आपको कैसे पढ़ना है पता चल जाएगा। और आपको पढ़ना कहां से वो भी मैं बीच बीच में बताऊंगा। चलो शुरू करें। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो पहले चैप्टर में क्या क्या आईएमपी होता है और क्या क्या एग्जाम में पहले पूछा गया है, वो सबसे पहले देखते हैं। तो एमसीक्यू में हमेशा एमसीक्यू में एक एमसीक्यू इस चैप्टर का आता है। बट आप एक चीज नोटिस करो, कोई एमसीक्यू रिपीट नहीं हुआ है। तो याद रखना, कोई एमसीक्यू रिपीट नहीं होता है। तो एमसीक्यू के लिए आपको पूरी गाइड में से सारे एमसीक्यू पढ़ने हैं। कोई भी गाइड उठा लो, या हमारा जो 5 सितंबर को एमपी क्वेश्चन का बुक लॉन्च हो रहा है वहां से उठा लो। आपको सारे एमसीक्यू पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि 1 मार्क के एमसीक्यू एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं मोस्टली। तो याद रखना, एमसीक्यू पीवाईक्यू से पढ़ना कोई मतलब ऐसी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसमें कोई रिपीटेशन तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। अब 1 मार्क के क्वेश्चन में देख लो, तो इसमें मोस्टली क्या होता है पता है क्या? जैसे कनेक्टिंग लिंक, इस पे क्वेश्चन ज्यादा बार आता है। आप देख लो, इसमें भी कनेक्टिंग लिंक में क्वेश्चन आया था, इसमें भी कनेक्टिंग लिंक में क्वेश्चन आया था, इस में भी कनेक्टिंग लिंक में क्वेश्चन आया था। एक बार वेस्टिजियल, इस पे क्वेश्चन आया था वेस्टिजियल ऑर्गन पे, और एक बार इसका नाम पूछ लिया था, हमारा साइंटिफिक नेम, बट ये ओल्ड वाला है। तो सुन लो, तो मोस्टली ऑब्जेक्टिव में आपको सारी की सारी डायग्राम के नाम याद रखने हैं, डायग्राम के नेम, उससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैं बता दूंगा किताब में कहां से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलो, और ये हो गया ऑब्जेक्टिव। अब गिव रीजन 1-2 मार्क की क्या कंडीशन है? तो थ्योरी क्वेश्चन में कभी बड़ा क्वेश्चन ज्यादा पूछा नहीं है, बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे, बड़े क्वेश्चन को छोटा करके पूछा है। जैसे ये देख लो कि व्हाट इज मीन बाय सेंट्रल डोग्मा, डेफिनेशन है। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, डेफिनेशन है। व्हाट इज मीन बाय ट्रिपलेट कोडॉन, डेफिनेशन। तीनों डेफिनेशन पूछे हैं। डिफाइन वेस्टिजियल ऑर्गन, डेफिनेशन है। राइट एनी 2 एग्जांपल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन, तो एग्जांपल लिखने हैं। उसके बाद एक्सप्लेन डार्विन थ्योरी, ये एक बड़ा क्वेश्चन आता है। डार्विन थ्योरी ये यहाँ पे आया था 2020 में। उसके बाद राइट द ऑब्जेक्शन ऑफ द डार्विन थ्योरी, डार्विन थ्योरी के 3 ऑब्जेक्शन दिए, उस पर 3 मार्क का क्वेश्चन आया था, 3 मार्क का। उसके बाद यहाँ पे चलिए, तो एक्सप्लेन द सुटेबल एग्जांपल इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमिकल एविडेंसेस, बट ये 2019 में आया था, एनाटॉमिकल एविडेंस के इंपॉर्टेंस बताओ करके। बट उसके बाद कभी ऐसे क्वेश्चन आए नहीं है। बट कौन से करने हैं कौन से नहीं करने हैं मैं बताऊंगा। उसके बाद देखो डेफिनेशन, फिर से राइट द नेम, और उसके बाद कुछ एक अच्छा सा क्वेश्चन इसमें पूछा था कि हमारे बॉडी में जो वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं वो बाकियों में काम क्या होते हैं, एक्सप्लेन करो, ठीक है। और ये बॉक्स आता है हमेशा 2 मार्क के लिए। और क्या क्या चीजें आई है एग्जाम से पहले, वही बॉक्स फिर से आया है। वेस्टिजियल ऑर्गन पे फिर से वही सेम क्वेश्चन आए हैं। फिर राइट टू ऑब्जेक्शन ऑफ डार्विन थ्योरी, एक गिव साइंटिफिक रीजन। तो गिव रीजन के लिए मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा,
पूरे चैप्टर की गिव रीजन उसमें होंगे और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी कुछ दिन के बाद। चलो अब देखो, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कनेक्टिंग लिंक विद टू एग्जांपल डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब तुम लोगों ने देख लिए पिछले 5 साल के पेपर, अब तुम्हारे दिमाग में अगर तुमने चैप्टर पहले पढ़ा है तो कोई टेंशन नहीं, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बता दूं कौन कौन से कहां से क्वेश्चन आते हैं और चैप्टर आपको कैसे पढ़ना है। तो जब भी आपको अगर चैप्टर पढ़ना है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सारे बुक में से आईएमपी क्वेश्चन पता कर लेने हैं। तो आईएमपी क्वेश्चन हम अभी पता करेंगे सारे बुक में से क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन उठानी है, क्योंकि हमने देखी है डेफिनेशन बहुत बार आई है। कौन कौन सी डेफिनेशन है ये मैं बताता हूँ, वो लिख लो, अभी लिख लो इसके साथ साथ। सबसे पहले डेफिनेशन जो आई है वो आई है हेरिडिटी की। कौन सी आई है? हेरिडिटी की। तो हेरिडिटी की डेफिनेशन हमें कर लेनी है, तो कुछ भी करो, हेरिडिटी की डेफिनेशन कर लो, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन इसमें से एमसीक्यू करना है आपको एक, वो कौन सा है, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। वो जेनेटिक्स के फादर कौन है? तो मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर पायोनियर। तो ये नाम याद रखना रहेगा। उसके बाद थोड़ा सा हम नीचे आते हैं तो 3 डेफिनेशन यहां से, इसमें से मोस्टली 3 डेफिनेशन आती है। पहली ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन, ट्रांसलेशन की डेफिनेशन, ट्रांसलोकेशन। अब ये प्रोसेस कैसी होती है ये पता करना इज साइंस, बट आपको अगर वो पूरी प्रोसेस समझ में नहीं भी आई, आपने डेफिनेशन याद कर ली तो भी चल जाएगा। उसके बाद डेफिनेशन में एक और डेफिनेशन ऐड करनी है यहाँ से, सेंट्रल डोग्मा की। सेंट्रल डोग्मा की डेफिनेशन याद करनी है। थोड़ा सा तुम लोग आगे जाओगे तो 5वीं डेफिनेशन याद करनी है हमें, ट्रिपलेट कोडॉन की। ये ट्रिपलेट कोडॉन की डेफिनेशन याद दिख जाएगी तुम्हें। उसके आगे थोड़ा सा जाओगे तुम्हें म्यूटेशन की डेफिनेशन मिलेगी, उसकी करनी है। लेकिन म्यूटेशन के डेफिनेशन के साथ उसकी डिसीजेस करनी है। तो एनी टू डिसीजेस, ऐसी कोई भी 2 बीमारियां जो इसकी वजह से होती है वो याद कर लेना, क्योंकि म्यूटेशन के साथ वो पूछा जाता है। नेक्स्ट थोड़ा आगे बढ़ेंगे, इवोल्यूशन की डेफिनेशन तुम्हें मिलेगी। अब सर ये पूरा इवोल्यूशन पढ़ने की जरूरत है क्या, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन? तो नहीं, ये मुश्किल है, तो डेफिनेशन याद करो, बाकी चीजें छोड़ दो। तो बाकी तुम ये चीजें छोड़ सकते हो। अब देखो एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, इसमें तुम्हें 6 नेम मिलेंगे। 6 नेम मतलब हमें एविडेंसेस हमारे पास 6 है, तो 6 एविडेंस के नाम आपको याद होने चाहिए, वो कुछ भी करके याद करो। अब देखो उसके नीचे क्या करना है, अभी देखो ये डायग्राम याद कर लेनी है कि इस डायग्राम किसकी है, तो ये मॉर्फोलॉजिकल डिविडेंस की डायग्राम है। तो इसमें से कुछ भी आपको दे सकते हो और पूछ सकते हैं कि कौन सी डायग्राम है, तो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस की डायग्राम है। उसके बाद इसकी डेफिनेशन कर लेना और एग्जाम्पल कर लेना। डेफिनेशन है एग्जाम्पल, डेफिनेशन आपको यही मिल जाएगी, एग्जाम्पल इसके नीचे मिल जाएंगे। अब देखो एनाटॉमिकल एविडेंस के लिए डायग्राम और इसका नाम, यही दोनों याद करो, क्योंकि इतना सा दिया है और एग्जाम में सिर्फ एक बार पूछा गया था कि इंपॉर्टेंस बताओ इसका, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो 3 मार्क के लिए पूछा जाता है, 8 क्वेश्चन होते हैं, 8 में से 5 ही लिखने हैं, तो नहीं उतना इंपॉर्टेंट, और में निकल जाएगा, मोस्टली आता ही नहीं है। तो ये देखो, इससे सिर्फ डायग्राम याद करो और ये नाम याद करो, ठीक है। चलो उसके बाद हम चलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन, इसको मोस्ट आईएमपी करो और इसकी डेफिनेशन, इसके एग्जाम्पल सारे के सारे, इसके नीचे दी गई सारी डायग्राम मतलब ये किस चीज की डायग्राम है, 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 सारे डायग्राम पे क्वेश्चन आ सकता है। उसके साथ साथ ऐसे ऑर्गन के नाम जो हम में फंक्शनल नहीं है बट बाकी इसमें फंक्शनल है, वो भी याद करो। जैसे अपेंडिक्स हम में कुछ काम का नहीं है लेकिन रूमिनेंट में काम का है, वो वाली चीजें। तो इसमें 3 मार्क के लिए वो 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आईएमपी क्वेश्चन मतलब डेफिनेशन आएगी, दूसरा एग्जाम्पल आएगा और तीसरा वो वाला क्वेश्चन, याद रहेगा। चलो डन। अभी यहां से एक डेफिनेशन और उठाओ, वो है हमारी फॉसिल की डेफिनेशन। कौन सा डेफिनेशन? फॉसिल्स की डेफिनेशन इज कॉल्ड एज फॉसिल्स। देखो फॉसिल्स की डेफिनेशन उठानी है हमें यहाँ से। दूसरी, ये नाम याद कर लेना है, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस है, और ये डायग्राम भी देख के रखनी है कि ये जब दिखेगा तुम लिखोगे ये कौन सा एविडेंस है, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस है। उसके नीचे हमें कुछ चीजें इस मेथड से याद करनी है जो है हमारी कार्बन डेटिंग मेथड। इस पे 3-4 क्वेश्चन कि पहला यूज ऑफ कार्बन डेटिंग मेथड, कार्बन डेटिंग मेथड का यूज क्या है, ये आपको सबसे पहले करना है कि उसका यूज किस लिए होता है। दूसरी चीज, उसमें कौन सा कार्बन रेडियो एक्टिव है, ये दूसरा क्वेश्चन कि कौन सा कार्बन रेडियो एक्टिव है, उसमें कार्बन 14 रेडियो एक्टिव होता है। ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। और तीसरा क्वेश्चन कार्बन डेटिंग पे आपको करना है कि ये मेथड किसने फाइंड की थी, तो भाई साहब का नाम लिख देना, डॉक्टर विलार्ड लिबी। तो 3 क्वेश्चन कार्बन डेटिंग मेथड पे याद करने हैं। अब 5वां क्वेश्चन कनेक्टिंग लिंक, इसका क्या करना है, इसकी डेफिनेशन एंड इसके सारे एग्जाम्पल कर लेने हैं। डेफिनेशन एग्जाम्पल मतलब ये भी करना है कि कनेक्टिंग लिंक की डेफिनेशन क्या होती है और डकबिल प्लेटिबस किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है। उसके बाद लंगफिश किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है, पेरिपेडस किन दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, ये याद रखना। हो गया। अब थोड़ा सा आगे आ जाओ, अब ये छोड़ दो, ये डायग्राम और ये इसका नाम, ये दोनों ही चीजें याद रखो, बाकी कुछ नहीं, डायग्राम और नाम कि ये किसकी डायग्राम है, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस की डायग्राम है। अब देखो डार्विन थ्योरी पे ना 6 पॉइंट याद कर लो, इस पे शॉर्ट नोट आती है
तो शॉर्ट नोट में 6 पॉइंट याद कर लो। कितने पॉइंट? 6 पॉइंट। इससे बराबर 6 पॉइंट बनाओ और इसका 6 नंबर का पॉइंट ये होना चाहिए कि ऑब्जेक्शन ऑन डार्विन थ्योरी। जब आप 6 पॉइंट याद करोगे तो ऑब्जेक्शन आपके ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, तो इस पे शॉर्ट नोट करना ही करना है। कर लोगे? डार्विन थ्योरी पे शॉर्ट नोट करना ही करना है। अब देखो आते हैं इधर लैमार्किज्म पे, तो लैमार्किज्म पे एक्सप्लेन कभी नहीं आया है, तो लैमार्किज्म की थ्योरी याद करना। थ्योरी मतलब मैं समझाता हूँ, लैमार्किज्म ने 2 कंसेप्ट बताए थे। हिज कंसेप्ट का नाम था, इसके कंसेप्ट का नाम था यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन। ये था पहला कंसेप्ट इसका, यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन। और दूसरा कंसेप्ट इसका था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो ये 2 नाम याद रखना, कुछ भी करो ये 2 नाम कुछ भी करके याद रखने ही रखने हैं। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, तो 2 नाम, पहला कौन सा? यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन एंड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ये एक्सप्लेन तो कभी आया नहीं है, बट करना भी मत, इतना बड़ा कौन याद करेगा, बट उतना याद रखना चलेगा। तो ये वाली चीज एंसेस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर मतलब ही इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर हो गया। अभी यहां से 2 डेफिनेशन और उठानी है। सबसे पहले डेफिनेशन उठानी है स्पेसिएशन की, और दूसरी डेफिनेशन उठानी है स्पेसिस की। इसी में आपको मिल जाएगी स्पेसिस की डेफिनेशन। स्पेसिस इज द स्पेसिस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इससे कहते हैं। ये 2 डेफिनेशन उठा लो, काम हो जाएगा, बस 2 डेफिनेशन। तो इस प्रकार हम समझे कि इस चैप्टर में काफी बहुत सारी चीजें नहीं करने की है और नहीं करनी है। अब ह्यूमन इवोल्यूशन पूरा याद नहीं करना है, आप पूरा याद कर ही नहीं पाओगे। इसमें से सिर्फ 2 एमसीक्यू करने हैं। कौन से मैं बता दूं। सबसे पहले एक क्वेश्चन करना है, वाइज मैन, फर्स्ट वाइज मैन मतलब पहला समझदार आदमी कौन सा था, तो वो नेंदरथल मैन था। तो ये एक एमसीक्यू याद करना है। एंड फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल, पहला एनिमल कौन सा जो इंसान जैसा दिखता था, वो कौन सा था। वो 2 चीजें याद कर लेना, याद रहेगी 2 चीजें। बाकी इतना सारा डेवलप किया हुआ, इतनी सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। हो गया। अब इसके एक्सरसाइज में से कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं वो समझो। ये तो हम कर ही लेंगे, ऑलरेडी 6 नाम याद है, ये तो 4 ही है। ये आप इग्नोर कर सकते हो, बिंदास इग्नोर करो, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन ना मोस्टली नहीं आते। तो इसको इग्नोर कर सकते हो क्योंकि इसके आंसर बहुत बड़े बड़े हैं और वो पढ़ लेना, बट ऐसे नहीं। अब देखो ये तो फिल इन द ब्लैंक, वो सारी चीजें नॉर्मल है। अब देखो शॉर्ट नोट किस पे करने हैं, तो कुछ भी करके। ये शॉर्ट नोट आईएमपी है, मैंने पहले ही बताया। ये शॉर्ट नोट तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बाकी 3 शॉर्ट नोट तुम इग्नोर कर सकते हो। ये क्वेश्चन को आईएमपी कर लेना, क्योंकि डिफाइन हेरिडिटी की डेफिनेशन हमें आती है। सिर्फ एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी का मैकेनिज्म बताना है। मैकेनिज्म में भी म्यूटेशन ही आता है, म्यूटेशन नहीं बताया इसमें। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी तुमने पढ़ चुके हो ऊपर, तो ये क्वेश्चन वही है, गाइड में से कर लेना। अब इसमें आता है वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में बताओ, तो हम वेस्टिजियल ऑर्गन का क्वेश्चन आईएमपी ऊपर भी बता चुके हैं और यहाँ पे भी बता देता हूँ कि वेस्टिजियल ऑर्गन भाई, राइट द नेम ऑफ सम वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, राइट द नेम ऑफ दोज इन हुज फंक्शनल, मतलब हमारे बॉडी में काम के नहीं है लेकिन उनमें फंक्शनल है। तो ये क्वेश्चन ऊपर जो बताया वही है, तो यहाँ वो रिपीट हुआ है, तो सेम ही है। और ये क्वेश्चन करे या ना करे, तो मोस्टली इन क्वेश्चन को तुम इग्नोर कर सकते हो। इतने सारे क्वेश्चन आईएमपी नहीं है, पूरा नहीं पढ़ना है हमें। पूरी की पूरी डिटेल में आपको प्रोटीन सिंथेसिस नहीं पूछा जाएगा, आपको 3 डेफिनेशन पूछ जाएगी। चैप्टर समझ गए अच्छे से, अगर हम करेंगे तो पूरा हो जाएगा। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन है। गूगल पे जाओ, गूगल नहीं यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो कौन सा, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वन शॉट बाय प्रवीण सर। ये अगर तुम सर्च करते हो, ये क्या करते हो, सर्च करते हो, तो तुम्हें इसका बेस्ट वन शॉट मिल जाएगा यूट्यूब पे, और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा। तो ये बेस्ट वन शॉट आपको मिल जाएगा, यहां से आप पढ़ सकते हो सारी चीजें डिटेल में, जो एक्सप्लेन किए मैंने क्वेश्चन बोले वो आपको वहां पे मिल जाएंगे। दूसरी चीज देख लो, दूसरी चीज, इसके वन शॉट नहीं, आपको डिटेल लेक्चर चाहिए तो वन शॉट की जगह डाल दो डिटेल लेक्चर, LECTURE। तो आपको प्रवीण सर के चाहिए तो प्रवीण सर डालना, कृषि मैम के चाहिए तो कृषि मैम डालना नाम, आपको दोनों के लेक्चर मिल जाएंगे। पता चल गया। अभी चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। चलो खत्म हुआ पहला चैप्टर, डन 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 हो गया। चलो नेक्स्ट चैप्टर। हमें ऐसे ही करके ना पूरी चीजें खत्म करनी है, पूरा किताब खत्म करनी है। और ये वीडियो ना आपको बार बार दिखेगा नहीं दिखेगा पता नहीं यूट्यूब पे, इसलिए इसकी लिंक ना कहीं तो भी रख दो सेव करके, कि आपको जब भी जरूरत हो आईएमपी क्वेश्चन की यहाँ पे आके मिलेंगे। देखो लाइफ प्रोसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सिंपल पार्ट है, मैं समझाता हूँ। चलो लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या पूछा जाता है। तो पहले तो एमसीक्यू जो कभी रिपीट नहीं होते, समझ लो नहीं रिपीट होते। दूसरी चीज, अब देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी कभी रिपीट नहीं होते ज्यादा, तो वही इशू है। चलो अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जो रिपीट होते हैं। पहली तो डायग्राम आप पूछी जाई थी, देखो डायग्राम पूछा गए थे 2019 में,
ये पुराना पेपर का पैटर्न था, तब पूछे जाते थे। उसके साथ साथ 3-3 क्वेश्चन पूछे जाते थे। देखो विटामिन पे क्वेश्चन आए हैं, 3 क्वेश्चन किस पे आए हैं, विटामिन पे आए हैं। इसके आंसर भी गलती से आ गए। अब देखो ये वाला चार्ट आया था जो हमारे किताब में है, ये वाला चार्ट। इसके बाद देखो डिस्टिंग्विश बिटवीन एरोबिक एनारोबिक का डिफरेंस बिटवीन आया था। फिर से विटामिन पे 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आए थे। फिर से लिपिड पे 3 क्वेश्चन आए थे कि लिपिड पे कौन कौन से 3 क्वेश्चन आएंगे। अभी देखो गिव साइंटिफिक रीजन, इसमें सेल डिवीजन ऑफ द, ये गिव रीजन आया था। गिव रीजन का एक वीडियो सेपरेट आएगा, वो टेंशन मत लो। गिव रीजन तो इस चैप्टर में से एक गिव रीजन हमेशा आता है। तो इस चैप्टर के गिव रीजन काम क्या है। इसके बाद ये चार्ट आया था जो हमारे प्रोटीन का चार्ट है, जो सर्कुलर है ना, वैसे ही एक चार्ट है। अब देखो ये आया था ड्रॉ द नीट लेवल डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड ट्राइकार्बोनिक एसिड साइकिल। तो ये नहीं आता है, मोस्टली नहीं आता है, बट ये आ गया था 2 मार्क के लिए, गलती से पूछ लिया था। लेकिन ये बुक की डायग्राम है, सेम बना सकते हो तुम लोग। उसके बाद व्हाट आर द विटामिन क्लासिफाई द अकॉर्डिंग, तो फिर से विटामिन के ऊपर क्वेश्चन आया था। अभी यहाँ देखो वह से प्रोटीन के ऊपर क्वेश्चन आया था। तो विटामिन के ऊपर, प्रोटीन के ऊपर, लिपिड के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी गिव साइंटिफिक रीजन, वही फिर से। अब यहाँ देखो खत्म। तो तुमने देखा होगा कुछ चुनिंदा क्वेश्चन है जो रिपीट आते हैं, विटामिन पे, प्रोटीन पे, लिपिड पे, ऐसे क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन। तो कौन कौन से मैं तुम्हें समझाता हूँ। चलो आ जाओ जल्दी से, आईएमपी क्वेश्चन देख लो। ये फिर से देखने को नहीं मिलेंगे, सारे बता दो। देखो ये इतनी बड़ी चीज तुम देखते हो तो डर जाते हो, मत डरो। तुम्हें सिंपल बताता हूँ क्या है वो, समझ लो। पहली चीज है, यहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में दिया है। तो आपके बॉडी में आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो, प्रोटीन खाते हो और लिपिड मतलब फैट खाते हो। तो आपको क्या करना है, तीनों इसका, कार्बोहाइड्रेट कहां से मिलता है ये क्वेश्चन कर लो, प्रोटीन क्या खाने से मिलता है ये भी क्वेश्चन कर लो, लिपिड क्या खाने से मिलता है वो क्वेश्चन कर लो, हो गया। अब दूसरी चीज, कार्बोहाइड्रेट खाने से कितनी एनर्जी मिलती है, 4 किलो कैलोरी, ये याद कर लो। प्रोटीन खाने से कितनी एनर्जी मिलती है, 4 किलो कैलोरी, ये याद कर लो। लिपिड खाने से कितनी एनर्जी मिलती है, 9 किलो कैलोरी, ये याद कर लो, हो गया। अब कार्बोहाइड्रेट वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। प्रोटीन और लिपिड का आगे आएगा, वो मैं समझा दूंगा। चलो अभी देखो ये क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। अभी देखो आपको क्या करना है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन करनी है। ये डेफिनेशन वैसे भी एक्सरसाइज में है तो तब बता दूंगा। अब आपको पहला करना है डिफरेंस बिटवीन, जो आगे एक्सरसाइज में है तब बता दूंगा। ग्लाइकोलाइसिस एक्सप्लेन करो, अभी मत करो। ट्राइकार्बोनेट एक्सप्लेन करो, मत करो। ये मत करो। ये डायग्राम उस दिन आई थी, अभी मत करो, नहीं आएगी डायग्राम, तब आती थी, नहीं आती अभी, वो छोड़ दो। डायग्राम का इतना टेंशन नहीं लेना है। अब देखो इसके ये कर लेना फुल फॉर्म, इसके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं कभी कभी, ठीक है। चलो इसमें से कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, एटीपी का फुल फॉर्म कर लेना सिर्फ, ओके। चलो इग्नोर, ये दोनों चार्ट करने हैं हमें, याद करने अच्छे से, क्योंकि दोनों चार्ट एग्जाम में आते हैं, तो दोनों चार्ट कर लेना। अब इसमें से पूरी चीजों में से इतनी सारी चीजें करने की जरूरत नहीं, इस पे सिर्फ एमसीक्यू आएगा। इस पे क्या पूछा जाएगा मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी चीजें हमारी बॉडी की एनएरोबिक रेस्पिरेशन करती है। तो हमारी बॉडी की मसल सेल एनएरोबिक रेस्पिरेशन करती है, तो इस पे एक क्वेश्चन आएगा, ये वाला पोर्शन अच्छे से पढ़ लेना। चलो आगे चलते हैं। अभी देखो ये है प्रोटीन वाला क्वेश्चन, तो पहले प्रोटीन की डेफिनेशन चाहिए मेरे को, वो पूछी जाती है। प्रोटीन की डेफिनेशन कर लोगे, चलो बढ़िया है। अब ये चार्ट को जितना आईएमपी कर सकते हो उतना आईएमपी कर लो, ये मोस्ट ऑफ द टाइम आता है। तो 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार कर दो इसको। इस चार्ट पे क्वेश्चन आएगा, इस चार्ट का हर डब्बा, बोन्स में कौन सा प्रोटीन होता है, स्किन में कौन सा प्रोटीन होता है, सारा याद, सारा आपका याद होना चाहिए। चलो डन। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे आपको कुछ लिपिड के बारे में मिलेगा, तो लिपिड की डेफिनेशन यहाँ पे मिल जाएगी, याद है। लिपिड के साथ साथ लिपिड में कितनी एनर्जी होती है वो मिल जाएगा। उसके साथ साथ एक चीज और याद करनी है कि लिपिड क्यों यूज होता है। तो यूज ऑफ लिपिड इन आवर बॉडी, जैसे प्रोटीन का यूज ये है, ऐसे बहुत सारे काम के लिए होता है। वैसे देखो यूज ऑफ लिपिड यहाँ पे मिल जाएगा तुम्हें, देखो यहाँ पे इतनी सारी चीजों के लिए मिल जाएगा यूज ऑफ। तो इस पे 3 क्वेश्चन आएंगे, तो लिपिड पे 3 क्वेश्चन रेडी रखना है। इसकी डेफिनेशन, लिपिड कहाँ से मिलता है, लिपिड कहाँ पे यूज होता है, लिपिड में से कितनी एनर्जी हमें मिलती है, वो सारी चीजें। अब सेम चीजें विटामिन पे आएगी क्वेश्चन, तो विटामिन की डेफिनेशन कि व्हाट इज विटामिन, इसके टाइप, वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल, और वाटर सोल्यूबल में कौन कौन से आते हैं और फैट सोल्यूबल में कौन से आते हैं, वो नाम याद कर लोगे, हो गया खत्म, बस। इस पे क्वेश्चन नहीं आता, कुछ नहीं। अब सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन के 2 टाइप होते हैं, मियोसिस, माइटोसिस। अब प्रॉब्लम क्या है, मियोसिस तो बहुत ही मुश्किल है और किताब में दिया नहीं है, तो वो पढ़ना ही नहीं है। माइटोसिस पढ़ना है, माइटोसिस का एक्सप्लेनेशन कभी कभी पूछा जा सकता है, तो आपको माइटोसिस अगर अच्छा लगता है पढ़ने में, आप पढ़ सकते हो उसको, डिटेल आपको पढ़ने का शौक है तो आप पढ़ लेना, उसको इग्नोर किया तो भी चल जाएगा, बट वो आता है कभी कभी, तो याद रखो। इसका क्या करना है, तो इसको छोड़ना है, इग्नोर करना है थोड़ा सा। इस पे क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ फाइनल में क्या करना है, आ जाओ। इसका एक्सरसाइज बहुत काम का है चैप्टर का, ये इसमें से कुछ ना कुछ आएगा,
वो छोड़ो, ये सभी डेफिनेशन करनी है, IMP है, इसमें से एक आधी डेफिनेशन उठा के डायरेक्ट पूछेंगे तो डेफिनेशन अच्छे से करना। ये 3 में से एक एग्जाम में आता ही आता है, एग्जाम में आता ही आता है। मैंने ऊपर ही बोला है कि ग्लाइकोलाइसिस TCA साइकिल का 2 मार्क के लिए आएगा, ये माइटोसिस मेयोसिस डायरेक्ट 3 मार्क के लिए आएगा, एरोबिक एनारोबिक 2 मार्क के लिए आएगा। तो ये पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कंपलसरी आएगा। आपने और देख लिया कि इसके गिव रीजन में से एक गिव रीजन आता ही आता है, तो ऐसी चीजें छोड़नी क्यों है? हमने कितनी सारी चीजें चैप्टर में से छोड़ दी, तो ये चीजें तो कर लो कि गिव रीजन करने हैं और ये करना है। अभी डायग्राम हमने ऊपर ही कर ली। अब इसमें से क्वेश्चन, बड़े वाले क्वेश्चन कौन कौन से करें? एक्सप्लेन ग्लाइकोलाइसिस इन डिटेल नहीं किया तो चल जाएगा। व्हाट एक्सप्लेन माइटोसिस इन डिटेल, माइटोसिस डिटेल में बताओ। अगर आपको इतना डिटेल में याद आता तो कोई बात ही क्या थी, नहीं याद आ रहा है डिटेल में, छोड़ दो। अगर आता होगा तो कर लो, क्योंकि लास्ट ईयर आया था तो इस साल आने के चांसेस कम है, बट आता होगा तो। बट बहुत बड़ा आंसर है तो इतना सर खाने की जरूरत नहीं, इसकी जगह हम कहीं और लगा लेंगे दिमाग, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एक्सप्लेन फर्स्ट 5 स्टेज ऑफ प्रोसेस ऑफ हाउ लाइफ प्रोसेस नो क्लेब साइकिल, नो कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है, चलेगा, पता चल गया। अब देखो ये IMP क्वेश्चन हो गए सेकंड चैप्टर के। अभी ऐसे ही हम देखेंगे थर्ड चैप्टर कैसे पढ़ना है, पता है ना, चैप्टर का नाम डालना है, बराबर प्रवीण सर बोलना है, वन शॉट मिल जाएगा आपको। चलो नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। ये चैप्टर में क्या क्या पूछा गया है भाई? बहुत सारे MCQ, हर चैप्टर में से एक इस पे से आता ही है MCQ इस चैप्टर में से, बट रिपीट नहीं होते हैं, देख लो। कहीं भी तुम्हें रिपीटेड MCQ नहीं दिखेगा तो गाइड के MCQ पढ़ने ही पढ़ने हैं। ऑब्जेक्टिव देख लो, नहीं होता है रिपीट, बट कहां से आते हैं मैं बता दूंगा, देख लो। उसके बाद वाले क्वेश्चन देखो जो काम क्या है, अच्छे से देखो। आंसर द फॉलोइंग, एक में 2 क्वेश्चन पूछ लिए। उसके बाद इन द फॉलोइंग फिगर एक्सप्लेन न्यू फंगल कॉलोनीज ऑफ म्यूकर और फॉर्म, तो इसको कैसे, ये डायग्राम किस चीज की है उसके बारे में पूछा है। आइडेंटिफाई एंड स्टेट द टाइप ऑफ फिगर रिप्रोडक्शन, ये देखो वही ऊपर के डायग्राम के बारे में पूछा है, दोनों क्वेश्चन सेम सेम ही है। इधर देखो डिस्क्राइब द वेरियस डायग्नोस्टिक्स टेस्ट एंड कह रहे हो कपल कुड नॉट हैव चाइल्ड, ओके, वो IVF और उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, IVF और उसके बारे में। ऊपर से इन आवर कंट्री देयर सीम टू बी लैक ऑफ अवेयरनेस रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ, व्हाई, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कहां से मिलेंगे मैं बता देता हूं, डोंट वरी। ऊपर से क्वेश्चन देख लो कि वही IVF सरोगेसी उसके बारे में क्वेश्चन है, गिव साइंटिफिक रीजन आया एक, आइडेंटिफाई द प्रोसेस इन अबव डायग्राम इज ओके। मेंस्ट्रुअल साइकिल पे तो बढ़िया से क्वेश्चन आते हैं, 5-5 मार्क के भी आते हैं, तो वो क्वेश्चन पूछे गए मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। एक्सप्लेन द मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन रिप्रोडक्शन IVF, तो फिर से IVF पे क्वेश्चन आया है। अब यहाँ पे देखो डिस्टिंग्विश बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक ही डिफरेंस बिटवीन है और वो आ चुका था। अब फ्लावर के बारे में 3 क्वेश्चन पूछ लिए तुम्हें, फ्लावर के रिप्रोडक्शन के बारे में। फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में डेफिनेशन पूछ ली, डेफिनेशन मतलब फंक्शन पूछ लिया कि हर एक का फंक्शन क्या होता है। आखिर में देख लो इसके ऊपर 5 क्वेश्चन आ गए, 1 2 3 4 5, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे 5 मार्क के लिए खत्म है क्या? और चलो ठीक है, वही मेंस्ट्रुअल साइकिल के ही क्वेश्चन है। ये देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर क्वेश्चन, ये भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर क्वेश्चन, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर क्वेश्चन कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर के 5 क्वेश्चन, 5 मार्क के लिए। तो 5 मार्क के लिए आपको कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आने वाला चैप्टर में से, बट क्वेश्चन आएगा। ऐसे पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं बड़े क्वेश्चन, वो मैं बताता हूँ, जल्दी से सुन लो और खत्म करो, टिक करना शुरू करो, जल्दी से टिक करना शुरू करो। कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो देखो सबसे पहले ये चीजें ऐसे पढ़ के खत्म करनी है, कोई टेंशन नहीं। ये डिफरेंस बिटवीन करना है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वर्सेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये डिफरेंस बिटवीन कर लो। डिफरेंस बिटवीन करोगे तुम्हारे आधी जिंदगी सफल हो जाएगी। अब उसके बाद देखो ये इसके टाइप याद रखो, क्या याद रखो, टाइप एंड एग्जाम्पल विथ डायग्राम। डायग्राम बनानी नहीं है, याद रखनी है, मतलब ये किसकी डायग्राम है, ये किसकी डायग्राम है, ये किसकी डायग्राम है, इसमें क्या हुआ है, इसमें क्या हुआ है, इसमें क्या हुआ है। तो देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन होता है, बाइनरी फिजन में 3 टाइप होते हैं। सिर्फ डायग्राम और उनके नाम याद रखो और एग्जांपल याद रखो, बाकी पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मल्टीपल फिजन में क्या होता है, तो मल्टीपल फिजन किस में होता है, कब होता है, इसमें याद रखो सिर्फ कब होता है, किस में होता है। तो ये अमीबा में होता है, कब किस में कब होता है, तो अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। बडिंग किस में होता है वो याद रखो, हो गया। तो वो ऊपर की चीजें खत्म हो जाएगी। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसके भी नाम, एग्जांपल, डायग्राम, ये चीजें याद करनी है आपको कि नाम है फ्रेगमेंटेशन, एग्जांपल है इसका स्पाइरोगायरा एंड डायग्राम, तो ये रही इसकी डायग्राम। तो डायग्राम निकालनी नहीं है, आपको याद करनी है कि ये क्या है, तो वो बोलेगा फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगायरा, तो ये डायग्राम आपको दी जाएगी, पूछेगा क्या है, तो नाम एग्जांपल डायग्राम, नाम एग्जांपल डायग्राम, 5 चीजों के, दूसरा तीसरा
ये चौथा और ये पांचवा, पांचों चीजों के नाम, एग्जाम्पल और वो चीजें याद रखनी है, बस इतना ही हो गया। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने डिफरेंस बिटवीन पढ़ा है, तो वो चीजें कोई टेंशन नहीं, उसमें आ जाएगा। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, इस पे ना 7-8 क्वेश्चन बनते हैं, तो 7-8 क्वेश्चन करने हैं, ऊपर से ये डायग्राम करनी है, तो ये डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस कर लो, ड्रॉ डायग्राम, तो इसकी प्रैक्टिस करो। और इस पे क्वेश्चन मैं बताता हूँ, इस डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं। तो पहले बताओ इस डायग्राम के 4 पार्ट कौन से है, फ्लावर के 4 पार्ट कौन से है, उस पे क्वेश्चन आएगा। कौन से एसेसरी पार्ट है, कौन से इंपॉर्टेंट मतलब नेसेसरी पार्ट है, वो आएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाइसेक्सुअल फ्लावर, मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। उसके नीचे तुम थोड़ा सा आओगे तो यहाँ पे तुम्हें कि नहीं एक पॉलिनेशन की एग्जाम्पल दिखेगी, डेफिनेशन दिखेगी, तो ये मोस्टली आती है पॉलिनेशन की डेफिनेशन। और एजेंट ऑफ पॉलिनेशन पूछा जाता है, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन समझते हो ना, मतलब पॉलिनेशन किसकी वजह से होता है। और इसके साथ साथ ये इसमें पूछा जाता है पॉलिनेशन के टाइप, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ये सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन पूछा जाएगा इसमें। तो 3 क्वेश्चन बन गए पॉलिनेशन, व्हाट इज पॉलिनेशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन एंड एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, ये 3 क्वेश्चन पॉलिनेशन पे आते हैं। अब ये नहीं पूछा जाएगा कि पूरा एक्सप्लेन करो, पूरा एक्सप्लेन करो कभी नहीं आएगा, बट उसपे छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, तो आपको पूरा स्ट्रक्चर पढ़ लेना है, आपको क्वेश्चन अपने आप याद रह जाएंगे। अब सेम चीज होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग पे, इस पे भी डायग्राम एग्जाम में दी जाएगी और आपको उस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन से क्वेश्चन, लिख लो जल्दी से, कि सबसे पहले स्पर्म कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, तो स्पर्म टेस्टिस में प्रोड्यूस होते हैं, ये क्वेश्चन आएगा। दूसरा, नेम द ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द बॉडी, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसमें कौन कौन से ग्लैंड प्रेजेंट है। नेम द डक्ट प्रेजेंट इन द बॉडी, इसमें कौन कौन से डक्ट प्रेजेंट है। ये 3 क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ऊपर से क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस का फंक्शन तो वही स्पर्म प्रोड्यूस करना, ये क्वेश्चन आएंगे इस पे। ये एक्सप्लेन नहीं आएगा, एक्सप्लेन नहीं आएगा, लेकिन इस पे क्वेश्चन आएंगे कि हाउ सीमन इज प्रोड्यूस, सीमन कैसे प्रोड्यूस होता है, याद आएगा इतने क्वेश्चन, बढ़िया। अब देखो इस पे क्वेश्चन आओ ना आए, ये याद कर लेना, ये आईएमपी है, इसमें स्पर्म की साइज दी है, इपीडिडायमिस की साइज दी है, तो उस पे क्वेश्चन आता है। और बस एनर्जी के लिए फ्रुक्टोज होता है स्पर्म में, उस पे भी क्वेश्चन आता है, तो याद रहेगा। चलो फीमेल रिप्रोडक्टिव की डायग्राम ड्रॉ करना सीख लो, ये ड्रॉ करने के लिए आ सकती है। और इसके साथ साथ इसके तीनों पार्ट के ये भी पूछे जाते हैं, फंक्शन पूछे जाते हैं। और इस पे क्वेश्चन क्या आएंगे, वही इस पे क्वेश्चन नहीं आते मोस्टली, इस पे नहीं आएंगे, इस पे फंक्शन पूछे जाएंगे कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, बस खत्म। अभी देखो आगे आओ, तो गैमेट फॉर्मेशन पे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन इस पे डेफिनेशंस पूछती है। पहले मेनोपॉज डेफिनेशन एंड टाइम कि मेनोपॉज कब आता है, तो 45 to 50 के एज में मेनोपॉज आता है, वो चीज पूछते हैं। ऊपर से फीमेल के ओवरी में कितने ये रहते हैं, ओसाइट कितने रहते हैं, तो 2 to 4 मिलियन। इस पे एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, बाकी चीजें नहीं। अब फर्टिलाइजेशन पे मोस्टली कोई क्वेश्चन नहीं है, इधर आओ कुछ नहीं है। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है जो एक्सरसाइज में है, तो हम छोड़ देंगे। डेवलपमेंट ऑफ बर्थ पे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा हार्मोन रिलीज होता है ड्यूरिंग द पार्चुरेशन, मतलब बच्चा जब जन्म लेता है तब कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, तब उसके बाद बेबी का बर्थ होता है, तो वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, वो देख लो, ऑक्सीटोसिन, वो याद रखना, ऑक्सीटोसिन याद रखना, ऑक्सीटोसिन याद रखना। उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल पे 5 क्वेश्चन आएंगे, और वो 5 क्वेश्चन कुछ भी हो सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से हार्मोन है, कहाँ मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, वो कहाँ रिलीज होते हैं, किस बॉडी पार्ट में, 2 पिट्यूटरी ग्लैंड में होते हैं, 2 ओवरीज में होते हैं। तीसरी बात कि उन हार्मोन का फंक्शन क्या है, ये पूछा जाएगा। उसके बाद आपके कौन कौन से ऑर्गन में चेंजेस होते हैं, फीमेल के ओवरी के कौन कौन से ऑर्गन में, कौन कौन से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में चेंजेस होते हैं, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये डेज पूछे जाएंगे कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल का कितने दिन की होती है, पीरियड ऑफ रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम कितने दिन का होता है, तो ये होता है 5 से 14 दिन का। ओव्यूलेशन कौन से दिन पे होता है, तो 14वें 15वें दिन पे ओव्यूलेशन होता है। उसके बाद पीरियड ऑफ सिक्रेशन ऑफ ग्लैंड्स ऑफ एंडोमेट्रियम कहां से कहां तक होता है, तो ये होता है 15 से 28 दिन तक। वो ये डेज पूछे जाएंगे, ये टाइम पीरियड पूछा जाएगा। अब ओव्यूलेशन पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज ओव्यूलेशन, और ओव्यूलेशन किस हार्मोन की वजह से होता है, तो याद कर लेना, इसके अंडर क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन। अब इसके बाद मॉडर्न, इसको मोस्ट टाइम पे करो, कर लो इसको मोस्ट टाइम पे, मोस्ट टाइम पे इसकी शॉर्ट नोट कर लेनी है। इसमें आईवीएफ भी आएगा, सरोगेसी भी आएगा और स्पर्म बैंक भी आएगा, ये कर लेना क्योंकि इसमें शॉर्ट नोट आएगी ही आएगी। अब ट्विंस के ओनली टाइप पूछे जाते हैं, तो 3 टाइप तुम्हें पता होने चाहिए, कंजॉइंट ट्विंस,
फिर मोनोजाइगोटिक, फिर डायजाइगोटिक, 3 टाइप लिखना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे क्वेश्चन आता है, तो ये क्वेश्चन की रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारे इंडिया में लैक क्यों कर रही है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसकी वजह से हमारे यहाँ वो है, वेरियस रीजन लाइक सोशल कस्टम, वो सारी चीजें। अब उसके बाद बीमारी पूछी जाएगी कि सोशल हेल्थ के बारे में 2 बीमारियां बताओ, तो 2 बीमारियां, एक है साइफिलस, दूसरी है गोनोरिया, और इसके सिम्टम पूछे जाएंगे कि बीमारी हो जाए तो क्या होता है, तो सिम्टम्स नीचे ही दिए, मिल गया, खत्म। अब देखो एक्सरसाइज चैप्टर में से, ये तो बोल दिया है कि डिफरेंस बिटवीन करना है, ये मत करना, गाइड वाला करना। अब इधर आओ, ये चार्ट कर लेना, ये चार्ट बोलो, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे फिल इन द ब्लैंक्स है, ये आईएमपी है, अच्छे से करना। उसके बाद देखो, एक्सप्लेन द एग्जांपल विद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नहीं एक्सप्लेन नहीं, नाम वो सी याद करो, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ आईवीएफ कर लो, आईवीएफ के साथ स्पर्म बैंक भी कर लो, सरोगेसी भी कर लो, वो आता ही आता है। विच प्रिकॉशन विल मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, नहीं करे याद चलेगा। व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, डिस्क्राइब इट ब्रीफ, डिस्क्राइब नहीं करना है, उसके क्वेश्चन करने हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। इधर देखो, इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यूबॉर्न शो सिमिलरिटी अबाउट द कैरेक्टर, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, नो नहीं। स्केच, स्केच में तीनों डायग्राम कर लो यार, मुझे तो लगता है तीनों डायग्राम करनी चाहिए, ये नीचे वाली नहीं, डायग्राम करनी चाहिए। इस पे क्वेश्चन आते हैं, ये आईएमपी है, गिव द नेम, एक एक मार्क का क्वेश्चन होता है, आईएमपी है, इसमें से एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, वो आएगा। ये 8वां क्वेश्चन आईएमपी कर लेना, कि जेंडर ऑफ द चाइल्ड डिपेंड अपॉन द फादर और मदर, किस पे डिपेंड करता है, तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए, बस खत्म, नहीं करना है। एक्सप्लेन तो करना ही नहीं है, क्योंकि इतने बड़े बड़े एक्सप्लेन करके क्या ही करेंगे, ठीक है। चलो, ये इसका आंसर, आईवीएफ का आंसर तुम्हें इसमें भी मिल जाएगा, कहां पे मिल जाएगा, इसमें, इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको आईवीएफ का आंसर मिल जाएगा, इस क्वेश्चन में। तो आईवीएफ मॉडर्न टेक्निक के बारे में सारी चीजें, तो ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो, अगर वो आईवीएफ का इग्नोर करना है। हो गए, पता चल गया, तो इतने क्वेश्चन कर लेना अच्छे से, चल गया पता। चलो 4th चैप्टर पे चलते हैं, ऐसे कर करके ना हमें पूरे चैप्टर कंप्लीट करने हैं, पूरे समझो, पूरे 10 के 10 चैप्टर। चलो आ जाओ, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, इस पे ना ये पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन, क्योंकि इसमें शॉर्ट नोट और वो चीजें पूछी गई है। देखो पहले तो ऑब्जेक्टिव जो रिपीट नहीं होते हैं, दूसरी चीज ये देखो, ये बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्वेश्चन मैं कहां पे है वो आपको बता दूंगा, ऑब्जेक्टिव में ही है। अब देखो, इसमें आती है मोस्टली डायग्राम, और डायग्राम का एक्सप्लेनेशन पूछते हैं कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सिंबल एंड स्टेट देयर सिग्निफिकेंस, मतलब ये क्यों है, इसका मतलब क्या होता है। उसके बाद बायोडायवर्सिटी की डेफिनेशन, कंजर्व कैसे की जाती है, उसका बारे में पूछा गया था, ये 5 मार्क के लिए पूछा जाता गया था, लेकिन अभी नहीं पूछा जाता ऐसा क्वेश्चन। ये देखो, फिर से सिंबल पूछे गए हैं, यहाँ पे डायग्राम पूछी गई थी 2019 में, ये ओल्ड सिलेबस की, अभी नहीं आती। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब देखो, इसमें फिर से डेफिनेशन 1 2 3 4 5, कितने मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए, डायरेक्ट। उसके बाद राइट शॉर्ट नोट ऑन सैक्रेड ग्रूव्स, डेफिनेशन आते हैं इसमें। जादव मोलाइंग पेंग की स्टोरी से आप क्या सीखते हो, वो भी पूछा जाता है। फैक्टर अफेक्टिंग एनवायरमेंट, अब ये ना जल्दी याद होने वाले क्वेश्चन है। देखो फिर से सिंबल आ गए, यहाँ पे भी सिंबल आ गए। व्हाट इज एनवायरमेंट, वही डेफिनेशन। व्हाट शॉर्ट नोट ऑन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, तो तुम्हें पता है क्या, कुछ लिमिटेड ही क्वेश्चन है जो बार 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 आ रहे हैं। तो देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेडियो एक्टिव पोल्यूशन पे क्वेश्चन था, इसके नीचे सिर्फ से बायोडायवर्सिटी, एक्सप्लेन 3 टाइप ऑफ बायोडायवर्सिटी, उस पे क्वेश्चन था। यहाँ पे देखो थ्रेटन स्पेसिस, उसी पे 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। व्हाट राइट द 4 एडवर्स इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव इफेक्ट रेडिएशंस ऑन ह्यूमन, रेडिएशन के इफेक्ट पूछे गए। तो सेम चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें ना कुछ लिमिटेड चीजें उसी पे रिपीट चीजें आई है, तो वो रिपीट चीजें मैं बता देता हूँ कहां से है। देख लो, सबसे पहले चार्ट करना है, चार्ट कर लेना, आईएमपी है। चार्ट नहीं आएगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन में आएगा, फिर भी काम बढ़ता है। चलो बाकी चीजें छोड़ते चलो, ऊपर भागते चलो, कोई टेंशन नहीं, ये मत करना, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, नहीं करना है। चलो आगे आगे आगे। अभी देखो, यहां से ना कुछ कुछ डेफिनेशन आपको करनी पड़ेगी, जैसे इको एनवायरनमेंट की डेफिनेशन, इकोसिस्टम की डेफिनेशन करनी है, बाकी कुछ नहीं। बाकी चीजें कुछ रहा तो मैं बताता हूँ। चलो आगे चलो आगे चलो। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, इस पे ना ये आईएमपी है। फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरमेंट, के एनवायरमेंट को अगर एनवायरमेंट की डेफिनेशन पूछेंगे तो उसके नीचे पूछेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरमेंट, तो नेचुरल फैक्टर, मैनमेड फैक्टर लिख देना दोनों, ठीक है। अब उसके नीचे आएंगे थोड़ा थोड़ा थोड़ा। अब पोल्यूशन पे ना, इन पोल्यूशन पे कुछ नहीं पूछा जाता, क्योंकि ये 5वीं 7वीं के पोल्यूशन है। अभी नया पोल्यूशन पे पूछते हैं, नया पोल्यूशन हमारा रेडिएशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। तो इस पे 3 क्वेश्चन की, व्हाट इज रेडियो एक्टिव पोल्यूशन,
उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं, तो ये इफेक्ट पूछे जाते हैं कि ह्यूमन बीइंग पे क्या इफेक्ट होते हैं। उसके बाद नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, यहां से नहीं यहां से, तो ये 6 पॉइंट याद कर लेना। कितने पॉइंट? 6 पॉइंट कि एनवायरमेंट को कंजर्व क्यों करना है, याद रहेगा। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग पूछा कि उसके नीचे ये 6 पॉइंट पूछते हैं, तो याद रखना 6 पॉइंट इसमें से आपको मिल जाएंगे। अब देखो ये एनवायरमेंटल कंजर्वेशन अवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं कुछ नहीं है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बट। अब देखो ये लॉ और लॉ का ईयर याद रखना, हर लॉ का ईयर और उस लॉ में क्या होता है वो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए ये क्वेश्चन, तो बहुत बार आया है तो करना तो पड़ेगा। लॉ और उसका ईयर करना है। अब देखो भाई साहब की स्टोरी है, तो ये स्टोरी से क्या सीखे तुम लोग, ये एक्सरसाइज में पूछा है, वहां से कर लेंगे। अब देखो यहां से बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन करनी है हमें, ये डेफिनेशन, और इसके 3 टाइप करने हैं, जेनेटिक, स्पेसिस, इकोसिस्टम, 3 टाइप करने ही करने हैं। पिछले साल 5 मार्क का क्वेश्चन आया है ये, देखो ये करने, तो डेफिनेशन 3 टाइप। उसके बाद सैक्रेड ग्रूव्स, इसके बारे में शॉर्ट नोट करनी है हमें, क्योंकि ये चैप्टर में तुम्हें थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन है। सिंबल मोस्ट टाइम पे तुमने खुद देखा सिंबल आते हैं, और ये हाउ बायोडाइवर्सिटी कैन बी कंजर्व, बायोडाइवर्सिटी कैसे कंजर्व कर सकते हैं, तो 5 मार्क के लिए ये 3 क्वेश्चन आए थे। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी 1 मार्क के लिए, टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी 2 मार्क के लिए, और ये हाउ बायोडाइवर्सिटी कंजर्व 2 मार्क के लिए, ऐसे 5 मार्क के क्वेश्चन इस पे बनते हैं टोटल। तो ये 6 पॉइंट याद करने हैं। चलो इस पे इसके मतलब इसका मीनिंग क्या होता है वो मीनिंग याद करने, छोड़ो हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी नहीं। अब देखो ये वेरी आईएमपी, वेरी आईएमपी, क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटन स्पीसीज, जो स्पीसीज पे डेंजर है वो स्पीसीज के टाइप 1 2 3 4, इनके टाइप और इनके एग्जांपल याद करना, टाइप और एग्जांपल, टाइप और एग्जांपल, टाइप और एग्जांपल। और इसके नीचे ना कुछ तो भी ये दिया है यूनेस्को वाला, इसमें भी क्वेश्चन आता है कि रेड बुक में क्या क्या चीजें हैं, तो रेड बुक में कुछ ग्रीन पेजेस है, कुछ पिंक पेजेस है, उस पे क्या होता है वो याद कर लेना, बस खत्म, चैप्टर ही खत्म। अब देखो ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया है फूड चेन के बारे में सामने से, ठीक है, ये इतना बड़ा शॉर्ट नोट नहीं करना, इसमें शॉर्ट नोट करने पड़ेंगे तुम्हें कुछ शॉर्ट नोट। देखो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का शॉर्ट नोट करना ही पड़ेगा, चिपको मूवमेंट नहीं किया चलता, बायोडाइवर्सिटी का तुम्हें ऑलरेडी तुमने डेफिनेशन की है, टाइप किया है, हाउ टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी किया है, तो ये तो तुम्हारा ऑटोमेटिक हो जाएगा। सैक्रोड ग्रोथ का करना है, डिजास्टर मैनेजमेंट का नहीं करना है, याद रहेगा। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का हो ही जाएगा ऊपर, क्योंकि ऊपर से हमने 3 पॉइंट पढ़े हैं, तो वही इसमें आ जाएंगे, तो वो सेम हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये आपको खुद से करना पड़ेगा। चलो विच प्रोजेक्ट विल यू रन इन रियर में, नहीं करने नहीं है। चलो फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरमेंट हमने ऊपर ही कर लिया है, तो यहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं है। व्हाट आर द टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी, उसके एग्जांपल ऊपर कर लिया है, यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, ये छोड़ो, यहाँ पे आओ। व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी ऑफ जादव मोलाइंग पिंग, करना है। हाउ बायोडाइवर्सिटी कैन बी कंजर्व, ऊपर ही बोला है आपको कि करना है, तो वहां पे ही कर लो। राइट अ नेम ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के नाम बताओ, ये मत करो, छोड़ो, अभी 1 मार्क के लिए आएगा, रीजन नहीं, ये करना है, इसको आईएमपी कर लो, ये तो है ही है, बस खत्म है चैप्टर। तो हमें 2-3 शॉर्ट नोट करने हैं, तुम लिख लो साथ साथ, लिखोगे नहीं तो होगा नहीं, आधे घंटे का लेक्चर है, जल्दी से खत्म कर लो। चलो आगे चलते हैं 5वां चैप्टर, ये चैप्टर बहुत सिंपल है, इस पे ना कुछ नहीं पूछा जाता, सिर्फ चार्ट पूछे जाते हैं, वही देख लो, इसका एक बार पढ़ लेना पॉज करके। देखो डायग्राम के ऊपर 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या गया था, ये डायग्राम पूछी गई थी, और डायग्राम के ऊपर कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 3 क्वेश्चन थे इसके ऊपर। दूसरा क्वेश्चन ये देख लो, ड्रॉ द स्कीमेटिक पावर प्लांट बेस्ड ऑन नेचुरल गैस पावर प्लांट, नेचुरल गैस के बारे में पूछा गया था, उसके ऊपर 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट देखो ये सेम चीज डायग्राम दी थी, उसके ऊपर 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हर एक के ऊपर ना 3-3 क्वेश्चन, 4-4 क्वेश्चन, यही पे वही, ये क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी डिवाइस, ओके, कौन सी एनर्जी किस डिवाइस में से बनती है वो चीजें। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन का क्यों रीजन आया था इस पे, फिर ये चार्ट, फिर वही किस में से कौन सी एनर्जी बनती है वो वाली चीजें। इसके बाद डायग्राम के ऊपर 3 क्वेश्चन, फिर से चार्ट, एडवांटेज डिसएडवांटेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, फिर से डायग्राम के ऊपर 3 क्वेश्चन, ऊपर से हाइड्रो गिव रीजन है। चलो गिव रीजन आया, गिव रीजन का वीडियो सेपरेट आएगा। बस क्या सीखे तुम लोग इससे कि डायग्राम उसके ऊपर 3 क्वेश्चन, डायग्राम उसके ऊपर 3 क्वेश्चन, यही आएगा, ज्यादा कुछ नहीं। तो आपको क्या क्या करना है मैं बताता हूं, देखो इग्नोर, बिल्कुल इग्नोर। अब देखो यहां से शुरू करना है तुम्हें, थर्मल एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट, तो हर पावर प्लांट के 2 चार्ट आपको पता होने चाहिए। पहला चार्ट
ये वाला कि जिसमें आपको पूरा फ्लो चार्ट शोइंग जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो शुरुआत से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होने तक पूरी इंफॉर्मेशन दी होगी, वो वाला चार्ट, ये चार्ट याद करना है। और दूसरा चार्ट होगा इसका एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का चार्ट। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन मतलब पहले कौन सी एनर्जी थी और आखिरी में कौन सी एनर्जी बनी, ये वाला चार्ट। तो दो चार्ट आपको करने ही करने। अब इसके साथ साथ क्वेश्चन कौन से करने हैं कि देखो हर इसके कुछ ना कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गए, तो हर फ्लावर प्लांट के आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज करने में बता दूंगा कहाँ पे है। एडवांटेज तो कम है, डिसएडवांटेज ही ज्यादा है, तो दोनों चार्ट करने हैं, कर लोगे दो चार्ट। अब देखो उसके बाद यहाँ से डिसएडवांटेज कर लेना। डिसएडवांटेज मतलब प्रॉब्लम ऑफ थर्मल पावर प्लांट, और उसके साथ साथ ये चंद्रपुर में जो थर्मल पावर प्लांट है इसकी इंफॉर्मेशन याद कर लेना कि महाराष्ट्र में चंद्रपुर है, वहां पे थर्मल पावर प्लांट है और उसकी कैपेसिटी 3340 MW है, मेगावाट है। ये क्या, चलो डन। पावर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसमें भी पहला ये चार्ट दूसरा ये चार्ट दोनों याद करने हैं। दो चार्ट याद करने के बाद इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीन क्वेश्चन याद कर लो कि पहले तो ये क्या है, दूसरी व्हाट आर द प्रोडक्ट, इसमें क्या क्या तैयार होता है, तो क्रिप्टॉन तैयार होता है, बैरियम तैयार होता है, 3 न्यूट्रॉन और 200 MV एनर्जी तैयार होती है, ये लिखना है। और इसमें क्या जलता है, तो इसमें क्या जलता है मतलब क्या हम डालते हैं, तो यूरेनियम 235 एज अ फ्यूल यूज करते हैं। तो ये तीन क्वेश्चन इस पे आते हैं। इसमें भी याद करना कि महाराष्ट्र में तारापुर है और उसकी कैपेसिटी कितनी है, ये याद कर लेना, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इसके प्रॉब्लम कर लो, तीन प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम तीन प्रॉब्लम जितने होंगे उतने। अब उसके बाद पावर जनरेशन बेस्ड ऑन एनर्जी ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में पहला चार्ट दूसरा चार्ट दो याद करनी है, चार्ट दो चार्ट याद कर लिए कि बस हो गया। और यहाँ पे देख लो कि महाराष्ट्र में अंजनवेल करके एक जगह है, वहां पे है मान रहे पावर प्लांट, ये नेचुरल गैस वाला। उसके बाद इलेक्ट्रिकल जनरेशन, ये पेज को तुम इग्नोर कर सकते हो, इग्नोर करो। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, पहला चार्ट दूसरा चार्ट, दो चार्ट कर लिए। उसके बाद इसके एडवांटेज इसके डिसएडवांटेज, एडवांटेज इधर दिए है, डिसएडवांटेज इधर दिए है, मिल गए। तो यही तीन चीजें करनी है हमें, ज्यादा कुछ चीजों पे लोड नहीं लेना है। इसका ये याद रखना कि महाराष्ट्र में कोयना करके डैम है, उसकी कैपेसिटी कितनी है। अब देखो फिर से वही, ये कन्वर्जन का चार्ट और ये पहला वाला चार्ट, इसमें छोटे छोटे चार्ट है। अब इस पे ना इस डायग्राम पे तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन से तीन क्वेश्चन, पहला तो क्या है ये, तो विंड मिल की ये डायग्राम है। दूसरा उसमें गियर बॉक्स लगा है, तो गियर बॉक्स का क्या यूज है, टू इंक्रीज द रोटेशन ऑफ जनरेटर, तो रोटेशन के जनरेटर के रोटेशन बढ़ाने के लिए, रोटेशन पर मिनट बढ़ाने के लिए। बस दो चीजें पूछी जाती है। और इसमें कौन सी एनर्जी लगती है, तो विंड एनर्जी, बस। उसके नीचे आते हैं, अभी देखो सोलर पावर प्लांट पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो सोलर फोटोवोल्टिक इफेक्ट, इसकी डेफिनेशन भी पूछते हैं, ये वाला डायग्राम भी पूछते हैं कभी कभी। उसके नीचे इसमें तो कोई कुछ आज तक पूछा गया नहीं है, इस पे आप इग्नोर कर सकते हो, इग्नोर। ऊपर से ये पूछते हैं, ये वाली डायग्राम याद करना कि सोलर सेल में कौन सी एनर्जी तैयार होती है, तो डीसी करंट तैयार होता है, उसको कन्वर्ट करने के लिए हम इन्वर्टर यूज करते हैं। अब फिर से सोलर थर्मल पावर प्लांट की पहली ये डायग्राम, और इस डायग्राम पे तीन क्वेश्चन, इस डायग्राम पे तीन क्वेश्चन। कौन से तीन क्वेश्चन कि चलो ये एब्जॉर्बर जो है, सॉरी ये कॉन्सेंट्रेटर जो है, इसको कॉन्सेंट्रेटर कहते हैं। इस कॉन्सेंट्रेटर को या फिर रिफ्लेक्टर का फंक्शन क्या होता है, वो फंक्शन पूछा गया था। और इस डायग्राम में क्या दिखाया गया है वो चीजें पूछी गई, तो खत्म, बस। इसमें कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ चीजें नहीं है। तो देखो ये वाला चार्ट याद कर लेना, किसके पास कौन सी एनर्जी है, वो वाली चीजें। इसमें बताता हूँ विच फ्यूल इज यूज्ड इन अ थर्मल पावर प्लांट। अब थर्मल पावर प्लांट पे हमने सारी चीजें पढ़ ली है, तो ये कौन सा फ्यूल यूज होता है, व्हाट आर द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द जनरेशन, कौन से प्रॉब्लम है, तो ये क्वेश्चन मैंने ऊपर ही बताया, तो ये क्वेश्चन ऊपर वाला ही है। ऑन द थर्मल पावर प्लांट, विच पावर प्लांट नहीं करना है, विच टाइप ऑफ पावर जनरेशन इन्वॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप, किसमें सबसे ज्यादा स्टेप है, तो इसमें थर्मल पावर प्लांट ही है। थर्मल पावर प्लांट में ही सबसे ज्यादा स्टेप्स होते हैं, तो वही इंफॉर्मेशन यहाँ पे आओगे, ये कर लेना। आईएमपी है, कभी भी आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो ये चार्ट कर लेना, हो गया। डिफरेंस बिटवीन, ये पहला डिफरेंस बिटवीन करना है, ये आईएमपी है, दूसरा मत करना। व्हाट इज मीन बाय ग्रीन एनर्जी, विच एनर्जी सोर्सेज कैन बी कॉल्ड एज ग्रीन एनर्जी, तो ये कर लेना। ये क्वेश्चन आप करोगे, आप चार और क्वेश्चन लिख पाओगे कि विंड एनर्जी को ग्रीन एनर्जी क्यों कहते हैं, सोलर एनर्जी को ग्रीन एनर्जी क्यों कहते हैं, वाटर एनर्जी को ग्रीन एनर्जी क्यों कहते हैं, ये सारी चीजें। अब देखो छोड़ो, इग्नोर करो, चलो। हाउ कैन गेट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी बाय कनेक्टिंग सोलर पैनल, नो। चलो नेक्स्ट, थर्मल पावर, एक्सप्लेन द डायग्राम स्टेप बाय स्टेप कन्वर्शन। तो हमने ऑलरेडी सारे चार्ट पढ़ चुके हैं स्टेप बाय स्टेप एनर्जी कन्वर्जेशन के, तो डायग्राम की जरूरत नहीं है, वो चार्ट हमने कर लिया है। यहाँ पे देखो गिव रीजन एक आता है, तो आईएमपी तो है, कोई भी कर लो। गिव रीजन के आईएमपी क्वेश्चन, गिव रीजन का सेपरेट वीडियो है। चलो, ड्रॉ द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सोलर थर्मल इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन। तो स्कीमेटिक डायग्राम मतलब वो डायग्राम बनानी है सोलर थर्मल की, तो वो डायग्राम अच्छे से करना। ये आईएमपी में है, बट
डायग्राम बनाने को नहीं आएगा यार, छोड़ो, नहीं आता, क्योंकि डायग्राम बनाने को थर्ड चैप्टर में से ही आएगा, बस इग्नोर। चलो बढ़िया है, सारी चीजें रहेगा रहेगा यार, जितने क्वेश्चन बताए उतने करने। तो यहाँ पे हमारे 5 चैप्टर खत्म हुए। अभी जो 6 चैप्टर है वो बड़ा घटिया है, वो बहुत ही घटिया है, उसका कुछ नहीं हो सकता, मतलब कुछ नहीं हो सकता, मतलब उसका आईएमपी क्वेश्चन ही नहीं है, इसको आपको डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा। तो पहले तो बहुत सारी चीजें, ये एनिमल क्लासिफिकेशन का चैप्टर है, इसमें एक डायग्राम आती है, उस पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये देखो डायग्राम आती है, आप तो हर डायग्राम के आपको नाम पता होने चाहिए। अब देखो इसमें क्वेश्चन आज तक कैसे आए हैं, तो 2 मार्क के लिए क्वेश्चन देखो, स्टेट एनी फॉर बेनिफिट ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, तो ये तो सिंपल वाला क्वेश्चन था, हो गया। आइडेंटिफाई द माय फाइलम, तो ये इसके ऊपर आपको फाइलम पहचानना है। तो हर फाइलम, हर ग्रुप की ने एक खासियत होती है, वो खासियत आपको पढ़ के याद रखनी पड़ेगी, तभी ये क्वेश्चन हो पाएंगे। ये देखो इधर से देखो कि पहचानो कि कौन किस फाइलम में से है, तो आपको हर फाइलम के आपको ये आने ही चाहिए कि कौन किस फाइलम से, आपको एग्जांपल पता ही होने चाहिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन एव्स एंड मैमल्स, तो आखिरी के 2 का डिफरेंस पूछा है, वो सिंपल है। आगे चलो, डायग्राम 3 क्वेश्चन, क्या करें, ये गिव रीजन है। यहाँ पे देखो डायग्राम, ये नहीं आती अभी डायग्राम, वो पुरानी है, फिर से गिव रीजन, दोनों गिव रीजन है। यहाँ पे देखो डायग्राम, उस पे क्वेश्चन पूछा गया है, डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट नॉन कोऑर्डिनेट, ये तो आईएमपी है, वैसे भी बाद में भी आएगा। ये देखो डिस्टिंग्विश बिटवीन बटरफ्लाई और बैट के बारे में डिफरेंस पूछ लिया। राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास रेप्टाइल, तो रेप्टाइल के बारे में इंफॉर्मेशन बताओ, बोलो कौन किस फाइलम में से है, तो इस फाइलम के डायग्राम और उस पे 2 क्वेश्चन पूछ लिए। तो इसमें ना हर बार नया क्वेश्चन आया है, ये उसके टाइप पे पूछ लिया, ये गिव रीजन फिर से आया है। देखो उस पे 3 क्वेश्चन की, बोलो मेरा फाइलम कौन सा है, तो तुम लोग एक समझो, इसमें कोई भी डायग्राम रिपीट नहीं हुई है, पिछले साल भी जो आई थी वो अलग डायग्राम थी, तो इसमें कोई डायग्राम रिपीट नहीं होती, तो इस चैप्टर के आईएमपी क्वेश्चन है ही नहीं एक्चुअल में। बट मैं बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो वाले क्वेश्चन तुम अच्छे से कर लेना, क्योंकि इस पे ना ये चैप्टर ही गंदा है। तो इस चैप्टर पे आपको क्या क्या करना है मैं समझाता हूँ। देखो पहले तो ये करने हैं बेनिफिट्स, तो कोई भी 4 बेनिफिट्स याद कर लो, 4, कि एनिमल क्लासिफिकेशन क्यों करना है इसलिए। अब इस पे एमसीक्यू आएगा कि नई क्लासिफिकेशन किसने की है, तो कार्ल रोज है हु प्रपोज्ड द एनिमल क्लासिफिकेशन, अभी नई वाली, रिसेंट वाली। अब आपको 2 डिफरेंस करने हैं, पहला नॉन कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट का डिफरेंस बिटवीन करना है, डिफरेंस बिटवीन, तो ये याद हो जाएगा ऑटोमेटिक, 4 पॉइंट है उसके, तो नॉन कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट। उसके बाद आपको क्या करना है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, उसके बाद आपको 10 फाइलम बताए गए, कितने फाइलम बताए, 10, उसको क्लासिफाई करने के लिए कुछ क्राइटेरिया है, तो वो क्राइटेरिया याद कर लेना। देखो आपको हर एक का एग्जाम्पल करना है, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम्पल करने हैं, एग्जाम्पल मतलब बस एग्जाम्पल, कि सेल टिश्यू किस में होता है, टिश्यू ग्रेड किस में होता है, वो सारी चीजें आपको, ये देखो सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन किस में होता है, जेलीफिश में होता है, तो एग्जाम्पल याद कर लो, एग्जाम्पल हो गए। अब उसके नीचे आओ, अभी देखो बॉडी सिमेट्री, इस पे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हर साल आता है। तो बॉडी सिमेट्री के 3 टाइप होते हैं, असिमेट्रिकल बॉडी, रेडियल सिमेट्रिकल बॉडी और बायलैटरल सिमेट्रिकल बॉडी, और इसके डायग्राम भी है। तो आपको तीनों की डेफिनेशन करनी है और एग्जाम्पल करने, याद रहेगा डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल, तो सिमेट्रिकल बॉडी। उसके बाद जर्म लेयर के 2 नाम याद रखना, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, वो पूछ सकते हैं। बॉडी कैविटी के 3 टाइप याद रखना, 3 टाइप यहाँ पे होती है, यूसिलोमेट, सुडोसिलोमेट और असिलोमेट, याद रखना। अब ये चार्ट करने की जरूरत तो नहीं है याद, लेकिन वो काम में आएगा। अब देखो तुम्हें 10 फाइलम दिए हुए, और इस 10 फाइलम में से कोई भी डायग्राम एग्जाम में आ सकती है, तो आपको क्या करना है मैं बताता हूं। हर डायग्राम पे, हर डायग्राम का फाइलम क्या है वो याद कर लो, हर डायग्राम का फाइलम याद कर लो, ठीक है। फाइलम के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लो, हर फाइलम के कितने कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लो, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, 10 के करने पड़ेंगे, 10 के नहीं पर मैं बता सकता हूँ किसके करने। चलो तो इसके याद रखना, स्पॉन्जेस डायग्राम याद करनी है, इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स याद करने हैं, कम से कम 3 कैरेक्टर। इसमें भी हाइड्रा की डायग्राम याद करनी है, फाइलम के 3 कैरेक्टर्स याद करने हैं, ये करने ही पड़ेंगे, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। प्लेटियलमेंथिस, ये चपटे कीड़े याद रखने हैं, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। अस्केलमेंथिस, ये लंबे वाले कीड़े, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स करना ही पड़ेगा। एनेलिडा, ये कीड़े याद करने पड़ेंगे जिसपे सेगमेंट है, इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन ये डालो, सिर्फ एनिमल क्लासिफिकेशन बाय प्रवीण सर आ जाएगा वीडियो, वो डिटेल वाला देख लो, उसके बाद ही तुम छूट पाओगे। ऑर्थोपोडा सेम, इसकी डायग्राम याद रखो, एग्जाम्पल और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, वही डायग्राम, फाइलम, कैरेक्टरिस्टिक्स, वो चीज करनी पड़ेगी, इस चैप्टर से कोई नहीं बच सकता। डायग्राम, फाइलम, कैरेक्टरिस्टिक्स, बट मैं तुम्हें ना 3 कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन बता सकता हूँ कि जो हर इसमें चलते हैं,
तो कैरेक्टरिस्टिक्स वो लेक्चर में बताए गए, देख लो। तो यहाँ हेमिकॉर्डाटा तो आपको करना ही है, कॉर्डाटा मत करना लगे तो ये छोड़ देना, कॉर्डाटा छोड़ देना, यूरोकॉर्डाटा छोड़ देना, सेफेलोकॉर्डाटा छोड़ देना, ये सब छोड़ देना, वर्टिब्रेटा भी। इसके बाद तुम साइक्लोस्टोमेटा से फिर से आपको ये वो चीज याद करनी है कि डायग्राम साइक्लोस्टोमेटा के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, डायग्राम इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, डायग्राम उसका क्लास 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, ये करना ही पड़ेगा, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। इसका एक्सरसाइज छोड़ दो लगे तो एक्सरसाइज मत करो, इसका एक्सरसाइज लगे तो मत करना, बट वो करने ही पड़ेंगे जो चीजें ऊपर बताए। डायग्राम कैरेक्टरिस्टिक्स करना ही पड़ता है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। इसकी कोई डायग्राम निकालने के लिए नहीं आती है, आपको कोई डायग्राम निकालने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करने की जरूरत, बट हर डायग्राम का नाम, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका फाइलम याद करना ही करना पड़ेगा। इसमें कोई नहीं, शॉर्टकट है ही नहीं उसमें, इसका शॉर्टकट है ही नहीं, बना ही नहीं है, क्योंकि वो सारी चीजें आती ही आती है। अब देखो 7 चैप्टर में, क्योंकि जो चीजें रिपीट हुई नहीं है तो उसको एमपी बताओ कैसे, ऐसे मन से थोड़ी बोल सकते हो ये 2 कर लो, नहीं आए वो 2 तो वही है। इसलिए कुछ चैप्टर ना नहीं होते हैं शॉर्टकट के लिए, तो उसको पूरा ही करना पड़ता है। चलो आ जाओ, हाँ एक्सरसाइज मत करना उसका, मैंने जो बताया वो चीज करना। अब देखो ये चैप्टर देख लो, मस्त है। इसमें ना ये पहले एमसीक्यू हो गए, उसके बाद देखो मोस्टली क्या आता है इसमें ना, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर पे बहुत आते हैं और कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज में से आते हैं, तो इस चैप्टर का एक्सरसाइज अच्छा इंपॉर्टेंट है। तो देखो पहले तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन के डायग्राम में क्या दिया है वो, दूसरा माइक्रो, इसके 3 चार्ट है एग्जाम में, क्वेश्चन मतलब एक्सरसाइज में 3 चार्ट है, वो 3 चार्ट पे बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो देख लो, देखो डायग्राम 3 क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज में से क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज में से। तो इसमें तो पूरा का पूरा चार्ट दे दिया फिल इन द ब्लैंक के लिए, इसमें भी पूरा का पूरा चार्ट दे दिया था फिल इन द ब्लैंक के लिए, बस खत्म, इतना ही चैप्टर है। तो इस पे ज्यादा क्वेश्चन तो आए नहीं है, बट मैं बता दूं कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। देख लो ऊपर देखो, एग्जाम्पल डेयरी प्रोडक्ट के एग्जाम्पल कर लेना कि कौन कौन सा डेयरी प्रोडक्ट होता है। इसमें चीज पे क्वेश्चन आ सकता है, तो चीज पे क्वेश्चन कर लेना। चीज पे क्वेश्चन मतलब चीज अकेला है जो बैक्टीरिया से नहीं बनता, फंगाई से बनता है। इसमें वेजिटेरियन चीज भी होता है, नॉन वेजिटेरियन चीज होता है जो रेनेट से बनता है, तो वो चीज याद कर लिए। चीज पे क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करने हैं, इग्नोर 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 इग्नोर। प्रोबायोटिक पे शॉर्ट नोट कर लो, शॉर्ट नोट ये चाहिए, प्रोबायोटिक पे शॉर्ट नोट चाहिए हो। ब्रेड कैसे बनता है एग्जाम एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वही करेंगे हम। विनेगर को तुम सिर्फ विनेगर का इतना याद रखना, विनेगर का इतना ही पूछा जाता है, 4% एसिटिक एसिड, बस खत्म, इसको इग्नोर कर सकते हो तुम। ये आईएमपी है, तो हर फ्रूट उसका बैक्टीरिया और उससे क्या बनता है वो चीज इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंटली कर लेना। अब इसके बाद देखो माइक्रोबियल एंजाइम पे एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, वो करना, इग्नोर, नहीं होता है याद इतना, इग्नोर इग्नोर, नहीं होता है इतना, याद नहीं होता है। अब एंटीबायोटिक पे क्वेश्चन आता है, डेफिनेशन आती है एंटीबायोटिक की और एग्जांपल आता है, तो एंटीबायोटिक की डेफिनेशन एग्जांपल करना। इसके क्वेश्चन एक्सरसाइज में करेंगे। इस चार्ट पे क्वेश्चन आते हैं, तो इस चार्ट के सारे क्वेश्चन के आंसर यही लिखे हैं कि इसमें सॉलिड फ्यूल कौन सा है, लिक्विड फ्यूल कौन सा है, गैसियस फ्यूल कौन से है, और बायोफ्यूल की डेफिनेशन बताओ कि इसमें ये डायग्राम क्या दिखाती है, तो बायोफ्यूल प्रोडक्शन, तो डायग्राम और उसके क्वेश्चन इसका एक्सरसाइज में है। इस पे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो 3 क्वेश्चन तुमने पहले देख लिए, वही 3 क्वेश्चन करने हैं। सीवेज मैन पे क्वेश्चन एक्सरसाइज में से करना है। तो ये चैप्टर ना मोस्टली एक्सरसाइज बेस्ड है, तो ये सारी चीजें ना इग्नोर करके तुम लोग सीधा एक्सरसाइज पे कूद सकते हो, क्योंकि एक्सरसाइज में से मोस्टली क्वेश्चन आएंगे। देखो ये आईएमपी करना आता है, मैच द पेयर इसमें से। अब देखो इसमें का एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। देखो विच फ्यूल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम माइक्रोबियल प्रोसेस करना है, हाउ कैन ऑयल स्पिल ऑन रिवर एंड कैन बी क्लीन करना है, हाउ कैन द सॉइल पोल्यूशन पोल्यूटेड बाय रेन मेड फर्टाइल अगेन, ये छोड़ सकते हो। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोपेस्टिसाइड इन, नहीं, which are the reason of increasing the popularity of probiotic product, तो प्रोबायोटिक प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी क्यों बढ़ रही है, वो शॉर्ट नोट में हो जाएगा। हाउ ब्रेड एंड अदर प्रोडक्ट यूजिंग बेकर्स यीस्ट आर न्यूट्रिएंट्स करना है। which precaution are necessary for proper decomposition of domestic waste चलेगा। why it is necessary to ban use of plastic bag चलेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट किधर गया तीसरा वाला डब्बा, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आईएमपीएस्ट इसमें से एक आता ही आता है, तो ये करना है। ये देखो माइक्रोबियल एंजाइम वाले क्वेश्चन, तो इसके अंदर के क्वेश्चन छोड़ो और एक्सरसाइज पे ज्यादा फोकस करो। इधर देखो व्हाट इज द रोल इन अ कंपोस्ट प्रोडक्शन छोड़ो, व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ मिक्सिंग इथेनॉल करना है, विच प्लांट आर कल्टिवेट फॉर ऑप्टेन फ्यूल करना है, विच फ्यूल आर ऑप्टेन फ्रॉम द बायोमास, वही फ्यूल ऊपर से वो करनी है। हाउ डज द ब्रेड बिकम स्पंजी, ब्रेड का क्वेश्चन करना है। तो ये
एक्सरसाइज बेस्ड चैप्टर है, तो इसका अंदर का छोड़ो, इसके अंदर का कुछ नहीं आएगा, इसके एक्सरसाइज में से क्वेश्चन उठते हैं। तो एक्सरसाइज में से बहुत बार क्वेश्चन आया और बहुत वही क्वेश्चन आते हैं, तो जल्दी से इसका एक्सरसाइज अच्छे से कर लेना। अभी 8वां चैप्टर देखो, 8वें चैप्टर में क्या क्या चीजें पूछी गई है, ये जल्दी से हो जाता है, ज्यादा टेंशन नहीं है। देखो ऑर्गन्स लाइक, ये पहले तो एमसीक्यू जो रिपीट नहीं होते हैं, फिर से वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब देखो इस पे क्वेश्चन क्या है, तो इसमें ना मोस्टली इस चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। कौन कौन से, तो पहले स्टेम सेल पे एक 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, और उसके बाद के जो क्वेश्चन है ना, उसके बाद के क्वेश्चन कहीं से ऑब्जेक्टिव आते हैं, बड़ा क्वेश्चन कहीं नहीं से आता। तो तुम लोग ये देख लो, सिर्फ एक बार क्वेश्चन देख लो कि इसमें कहीं भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दिखेगा जिसमें एक्सप्लेन हो। सिंपल क्वेश्चन है, गिव वन एग्जांपल, ऐसे ही क्वेश्चन है, तो सिंपल है। देखो स्टेम सेल पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेम सेल, तो स्टेम सेल पे एक क्वेश्चन आता है, यूज ऑफ द स्टेम सेल आया है। देखो स्टेम सेल, तो मोस्टली स्टेम सेल पे इस पे क्वेश्चन आते हैं, तो तुम लोग को क्या करना है मैं बताता हूँ। देखो एक्सरसाइज में से कौन कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं, या फिर चैप्टर में से कौन कौन से करने हैं, तो देखो यहाँ ऊपर देखो, इसके नाम कर लेना, ये 9th में से है, बट ये एग्जाम में पूछा गया है, ये 9th में से है, बट एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये इसके नाम कर लेना, ये सारे नाम कर लेना, क्या क्या है हर एक का नाम। टिश्यू कल्चर है, उस डायग्राम का नाम पूरा हो, टिश्यू कल्चर के नाम कर लेना। उसके बाद स्टेम सेल के सारे क्वेश्चन कर लेना, स्टेम सेल की डेफिनेशन कर लेना, स्टेम सेल के यूजेस कर लेना, मैं बताता हूँ और जाके, स्टेम सेल की डेफिनेशन, स्टेम सेल के यूजेस, स्टेम सेल के टाइप, कि स्टेम सेल के 2 टाइप होते हैं, एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल, अडल्ट स्टेम सेल। उसके बाद वो स्टेम सेल के यूजेस, 1-2 यूजेस है, लेकिन इसके 3 बना लेना, 1-2-3 ऐसे। और ऊपर से स्टेम सेल प्रिजर्वेशन, स्टेम सेल कहाँ प्रिजर्व होती है वो कर लेना, स्टेम सेल कहाँ पे प्रिजर्व की जाती है। उसके बाद स्टेम सेल का क्या क्या बन सकता है, ये डायग्राम कर लेना, आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसके नाम कर लेना कि ब्रेन के डायग्राम को न्यूरॉन्स कहते हैं, लिवर के इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे नाम दिया है, हार्ट के इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे नाम दिया है, वो कर लेना। इसके बाद ये इसकी एक डेफिनेशन होती है प्लूरोपोटेंसी की, क्या होती है डेफिनेशन, प्लूरोपोटेंसी, वो डेफिनेशन कर लेना, बस खत्म, इतना ही हो गया। अभी ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन पे क्या करना है पता है क्या, तुम्हें एक क्वेश्चन करना है कि ऑर्गन डोनेशन बहुत अच्छी चीज है, वो लाइफ बचा सकती है, ये क्वेश्चन आता है, और कौन से ऑर्गन जिंदा होते हुए डोनेट कर सकते हैं और कौन से ऑर्गन मरने के बाद डोनेट कर सकते हैं, ये 2 ऑर्गन की लिस्ट याद करना, चलेगा मस्त। अभी देखो बायोटेक्नोलॉजी, आपको इसकी डेफिनेशन करनी है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बस पहला। फिर इसके यूजेस करने हैं, बेनिफिट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी तुम्हारे किताब में 8 दिए, जैसे क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी पहला है, फिर उसके बाद आता है एनिमल हस्बेंड्री, उसके बाद तीसरा आता है, तो इसमें से कोई भी 3-4 नाम याद रखना, किधर कह रहे, ह्यूमन हेल्थ, ऐसे 8 नाम दिए, 7 नाम, तो इसमें से कोई भी 3 नाम 4 नाम याद रखना। अब इसके अंदर के क्वेश्चन सुन लो, तो मोस्टली एमसीक्यू पूछे जाएंगे पहले इस पे, तो इस पे मोस्टली एमसीक्यू आते हैं, अच्छे से पढ़ना है, कोई भी चीज याद करके रट्टा नहीं मारनी है, कोई भी चीज नहीं, एमसीक्यू के लिए सिर्फ पढ़ लेना है। इसके बाद वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन पे क्वेश्चन आता है, शॉर्ट नोट जैसा, वो एक्सरसाइज में दिखा दूंगा मैं तुम्हें। इस पे क्वेश्चन आता है, तो ये चार्ट अच्छे से कर लेना, पूरा चार्ट याद होना चाहिए, आईएमपी। अब देखो क्लोनिंग पे डेफिनेशन एंड टाइप आती है, डेफिनेशन एंड टाइप ऑफ क्लोनिंग, तो ये करना है। उसके बाद इसके बाद इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एमसीक्यू आते हैं, जो एमसीक्यू यहाँ पे दिए हैं इस चार्ट में, तो इसके अंदर एमसीक्यू बहुत सारे, आप एक बार पढ़ लोगे आपको पता चल जाएगा एमसीक्यू कौन सा है। तो और बस खत्म। अभी ग्रीन रिवॉल्यूशन पे एमसीक्यू आया तो एक्सप्लेन तो नहीं आएगा, एमसीक्यू आएगा, एक बार पढ़ लेना। वाटर रिवॉल्यूशन पे, व्हाइट रिवॉल्यूशन पे आएगा, जो वाटर रिवॉल्यूशन होता है एमसीक्यू, और ब्लू रिवॉल्यूशन में भी एमसीक्यू आएगा। अभी फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, इस पे कभी क्वेश्चन पूछे गए नहीं है, तो इग्नोर करो। ये कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, तो मेडिसिनल प्लांट का ये चार्ट कर लेना, इस पे क्वेश्चन आता है कि नाम उसके क्या होता है उससे, और उसका यूजेस क्या है, तो ये चीज है, बस खत्म। अब मैं क्वेश्चन बता दूं, आईएमपी, यूजेस ऑफ स्टेम सेल, डायग्राम आईएमपी, उसके बाद नहीं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ये इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिसिनल प्लांट, आंसर इन योर ओन वर्ड, नहीं लिखा तो चल जाएगा। मेरिट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हमने ऊपर ही दिए है, तो टेंशन नहीं है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ वैक्सीनेशन, ये कर लेना अच्छे से, बस ये आईएमपी है, इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, बस खत्म है, इतना ही है। तो ज्यादा क्वेश्चन करने ही नहीं है। तुम लोग क्या करते हो पता है क्या, इतना बड़ा चैप्टर पढ़ते हो फिर पता ही नहीं चलता क्या करना है।
अभी बचे लास्ट 2 चैप्टर, और ये दोनों चैप्टर साइंस के है ही नहीं, यह बस परिसर अभ्यास, सिंपल है। मतलब इसके क्वेश्चन याद ही करने हैं, नहीं पढ़ा है ना फिर भी तुम याद कर सकते हो। इसके क्वेश्चन देखो सेम क्वेश्चन आए हैं सोशल हेल्थ पे कि तुम क्या करोगे। तुम ये देखो पहले तो ऑब्जेक्टिव देखो, मीनिंग बताओ इसका, मीनिंग बताओ इसका क्या होगा, इसका मीनिंग बताओ, डायग्राम का मीनिंग बताओ, डायग्राम का, डायग्राम के मीनिंग छोड़ के कुछ नहीं पूछा गया है। और दूसरी चीज पूछी जाती है कि तुम क्या करोगे, मतलब चाइल्ड ऑफ योर नेबर इज एडिक्टेड टू द टोबैको च्यूइंग, तुम्हारे बाजू का लड़का तंबाकू खाने लगा है, क्या करोगे। खाए खाए, अपने बाप का खा रहा है, मेरे थोड़ी खा रहा है, ऐसे नहीं बोलना है। वहां पे लिखना है कि हम उसको समझाएंगे, उसके पेरेंट्स को बताएंगे, वो सारी चीजें करेंगे, ऐसे गाइड से क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। तो ये 2 ही टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं कि पहले तो डायग्राम आएंगे, डायग्राम के बाद पूछा जाएगा कि वो क्या करता है। ये देखो डायग्राम, डायग्राम, डायग्राम सिवाय कुछ नहीं आए हैं, तो ये पूरा चैप्टर डायग्राम बेस ही है। तो इसमें क्या करना है आपको पता है क्या, हर डायग्राम का मीनिंग करना है। क्या करना है इस चैप्टर में से हर डायग्राम के मीनिंग, कि इस डायग्राम का मीनिंग क्या है, कर लो, इस डायग्राम का मीनिंग क्या है, इस डायग्राम का मीनिंग क्या है। हर डायग्राम का मीनिंग आप अपने वर्ड में 4 लाइन में लिख लो, 4 लाइन हर डायग्राम के लिए लिख लो, आपको गाइड में मिल जाएगा। तो हर डायग्राम का मीनिंग करना है, हर डायग्राम का मीनिंग, हर डायग्राम, हर मतलब डायग्राम नहीं बोल रहा हूं, उसके क्या हर पिक्चर का मीनिंग बताना है। तो हर पिक्चर, जो भी पिक्चर तुम्हें दिख रहा है इसमें सारे पिक्चर के मीनिंग करने हैं, बाकी कुछ नहीं। हर पिक्चर का, हर फोटो का मीनिंग कर लो, बस बाकी कुछ मत करना, हर फोटो का मीनिंग। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता है क्या, वो मैं यहां से एक्सरसाइज से बता दूं, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल हेल्थ, पहला वाला क्वेश्चन। दूसरा वाला ये चार्ट, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये वाला चार्ट। ये वाले क्वेश्चन कि व्हाट विल यू डू एंड व्हाई, तुम क्या करोगे अगर ऐसी चीज होती हो तो, और क्यों करोगे, बस खत्म, चैप्टर ही खत्म। तो सारे डायग्राम कर लो, डायग्राम के बाद व्हाट विल यू डू कर लो, और ये 2 क्वेश्चन कर लो, एक और ये 2, खत्म चैप्टर। बाकी क्वेश्चन है ही नहीं है। साइबर सिक्योरिटी पे एक क्वेश्चन आ सकता है, तो साइबर सिक्योरिटी वाला कर लेना, कि ये तो एग्जाम्पल है, क्यों एग्जाम्पल, ये कर लेना, सिंपल सिंपल है, एक एक मार्क के लिए आता है, एक एक मार्क के लिए, बस खत्म, खत्म है। अब ये 10th वाला चैप्टर उससे भी सिंपल है, इसमें वही चीज है, डायग्राम देंगे और बोलो इससे क्या होगा, इससे तुम कैसे बचोगे, यही क्वेश्चन आते हैं। और इसमें चार्ट आते हैं कभी, देखो ये डिजास्टर हो गया, इसके इफेक्ट बता दो, ये देखो ये डिजास्टर हो गया, इसके इफेक्ट बता दो, नेचुरल डिजास्टर बता दो, ये बता दो। एक तो चार्ट दे दिए थे दोनों के दोनों एग्जाम में, ये 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था, बहुत पुराना है, अभी का नहीं है, पुराना है, 5 मार्क के लिए वो आया था फर्स्ट एड बॉक्स पे। तो ये क्वेश्चन भी ज्यादा पुराने नहीं है, तो आपने देख लिए ज्यादा क्वेश्चन है ही नहीं इसमें कि जो एग्जाम में आएंगे। तो देखो इसमें क्या करना है, ये डायग्राम 1 2 3 4, चारों इसके इफेक्ट, कि इससे क्या हुआ होगा, पूर आला तर काय झालं असेल, ट्रेन कोसळली असेल तर काय झालं असेल, तुम्हाला तेवढं करून घेणं आहे नंतर। चलो आ जाओ नीचे, इफेक्ट ऑफ डिजास्टर में हर डिजास्टर का इफेक्ट करना है आपको। मैं आपको बताता हूँ क्या करना है, ये रुको मैं बताता हूँ क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजें छोड़नी है। चलो एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आएंगे मोस्टली, इसमें तो नहीं आएगा। ये डायग्राम करनी है, आईएमपी है, ऊपर 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 शॉर्ट नोट बता दो 3 जो आते हैं एग्जाम में, ये करने हैं, मोस्ट आईएमपी है, आते ही आते हैं सिंबल, सिंबल आईएमपी एक्सरसाइज में सिंबल दिए हैं। हर डिजास्टर का इफेक्ट करना है, हर डिजास्टर के बाद क्या होता है, हाँ ये कर लेना आईएमपी। ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड किट, फर्स्ट एड किट क्यों चाहिए, उसकी क्या जरूरत होती है, और फर्स्ट एड किट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स नहीं होता उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो सारी चीजें मतलब इसमें से कोई भी 10 नाम याद रख लेना। अभी इस पे शॉर्ट नोट आएगा, लेकिन एक्सरसाइज में है तो कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे आओ, यहाँ पे आपको हर डिजास्टर का सिम्टम्स, मतलब वो डिजास्टर होता है तो कैसे पता चलता है, उस पे क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है, मतलब भूकंप आला तर कसं माहित पडेल, जमीन हिलने लगती है, उससे क्या होगा, बिल्डिंग गिरेगी, क्या होगा, वो सारी चीजें, और उसके उपाय, बचने के उपाय, ये मोस्ट टाइम पे इसमें से कुछ ना कुछ एग्जाम में आता ही आता है। तो ये चीजें करनी है। उसके बाद शॉर्ट नोट में मॉक ड्रिल पे शॉर्ट नोट कर लेना, बाकी नहीं किया तो चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो नहीं नहीं, हाँ विच आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट क्यों करना है उस पे क्वेश्चन। व्हाट इज द इसेंशियल टू गेट अ ट्रेनिंग फर्स्ट एड, नहीं व्हाट इज द डिफरेंट मेथड ऑफ यूज फॉर, नहीं फर्स्ट एड पे क्वेश्चन ऊपर ही बता दिए, उतने ही करने हैं, यहाँ पे मत करो। ये देखो इस पे क्या होगा वो कर लो, इसमें क्या होगा, ये मोस्ट आईएमपी, हर डिजास्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या करना पड़ेगा हमें। तो हमारा इफेक्ट कर लिया, और ये क्वेश्चन कर लेना, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डिजास्टर, कि कौन से टाइप का डिजास्टर है, टाइप ऑफ डिजास्टर मतलब नेचुरल है या मैनमेड है,
कैसा है वो, बस खत्म है, इतने ही करने। तो यहाँ पे 10 चैप्टर आपके होते हैं खत्म। आपको पढ़ना कैसे है तो सारे वीडियोस यूट्यूब पे है। आप चैप्टर का नाम डालो, उसके बाद बोलो वन शॉट प्रवीण सर, तो आपको वन शॉट मिल जाएगा। आप बोलो डिटेल लेक्चर बाय प्रवीण सर, तो डिटेल लेक्चर मिल जाएंगे। तो आपको सिर्फ अच्छे से पढ़ना है, और ये 10 चैप्टर के 10 चैप्टर हो गए। अब साइंस 1 का वीडियो जल्दी आ जाएगा, बस कमेंट सेक्शन में ना भर दो, जितनी कमेंट है उतनी भर दो, और ये वीडियो को ना अच्छे से सेव करके रखो, वीडियो मिलता नहीं बार बार फिर, ठीक है? चलेगा, कर लोगे? चलो बाय।